ये ग्रोक ग्रोक क्या है, ये ग्रोक ग्रोक क्या है। जी हाँ, जैसे वो गाना आया था ना, ये ईलू ईलू क्या है, उसी तर्ज पर अब लोग पूछ रहे हैं ये ग्रोक ग्रोक क्या है। आपने भी इसकी चर्चा सुनी होगी, कई लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए देखा होगा। ग्रोक से होने वाले सवाल जवाब आपको विस्मित और अचंभित दोनों कर रहे होंगे और आपको लग रहा होगा ये ग्रोक क्या है। तो बात को समझो, मैं आज समझने की कोशिश करते हैं ग्रोक क्या है। जी हाँ, ग्रोक दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम मेधा के लिए को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह के इंजन बन रहे हैं, चैटबॉट्स बन रहे हैं, उसी तरह का एक चैटबॉट है जिसे एक्स, जो अभी नया अवतार है ट्विटर का, उसने लॉन्च किया है, उसने प्रस्तुत किया है और इसीलिए ग्रोक को लेकर इतनी चर्चा हो रही है। ग्रोक के और विस्तार में जाएं उसके पहले ये भी जानना जरूरी कि ग्रोक शब्द के मानी क्या है। जी हाँ, ग्रोक शब्द जब हम सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि इसको पहले कहीं सुना नहीं और इसके मानी क्या होते हैं। तो शब्द और भाषा में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी सवाल यह है कि ग्रोक शब्द के मानी क्या हैं। ग्रोक दरअसल शायद ऐसा पहला शब्द होगा जो मंगल ग्रह से आकर यहाँ पर शब्दकोश में अपना लिया गया। जी हाँ, मंगल ग्रह से तो ये शब्द सचमुच आया नहीं है, लेकिन सन 1961 में उपन्यासकार रॉबर्ट ए हेनलेन ने एक उपन्यास लिखा था, स्ट्रेंजर इन द स्ट्रेंज लैंड। जी हाँ, 1961 का उपन्यास है स्ट्रेंजर इन द स्ट्रेंज लैंड। उसमें कहानी यूँ है, वो एक साइंस फिक्शन का उपन्यास है पूरा, और उसमें ये बताया गया है कि किस तरह मंगल ग्रह का कोई वासी, हाँ, जो पीके फिल्म में जैसे दूसरे गोले से आया हुआ व्यक्ति होता है वैसा ही, तो माइक नाम का जो व्यक्ति है वो वहाँ से यहाँ आता है और कुछ अजीब अजीब तरह की शब्दावली का प्रयोग करता है। उपन्यासकार को ये दिखाना था कि चूंकि मंगल ग्रह से आया तो अचानक से तो उसको हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाएं धरती की आने नहीं लग जाएगी, तो उसके लिए उसने कुछ विचित्र शब्दावली का प्रयोग किया जिससे वो अपने आप को अभिव्यक्त करता था। उसी में ग्रोक शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। रॉबर्ट ए हेनलेन उसके उपन्यासकार रहे। 1961 में उपन्यास आया था स्ट्रेंजर इन द स्ट्रेंज लैंड, और ग्रोक के जो शुरुआती मानी उस उपन्यास में है, उसका शुरुआती अर्थ तो ये रहा पानी पीने से, कि मंगल ग्रह में पानी की कमी है और ये माना गया कि यहाँ आकर पानी पीने को लेकर ज़्यादा दिलचस्पी रही जो कथानक है उसमें माइक की, इसलिए ग्रोक शब्द का। लेकिन आगे जाकर इसका अभिप्राय बदलता चला गया और अभी वर्तमान संदर्भों में जो ग्रोक का है अर्थ वो है किसी वस्तु का या किसी तथ्य का गहराई से गहन अध्ययन करना। तो अब गहराई से गहन अध्ययन ग्रोक का मानी हो गया, और इसीलिए शायद इलॉन मस्क, जो अभी सब करता धरता हैं और मालिक हैं एक्स के, जो ट्विटर था पहले, जिसको हम ट्विटर के नाम से आज भी ज़्यादा जानते हैं, चर्चित नाम उसका ट्विटर ही रहा, लोकप्रिय नाम ट्विटर ही रहा, तो उसमें ग्रोक को उन्होंने अपने एआई इंजन के लिए प्रयोग किया। तो एक्स का जो ये एआई इंजन है ग्रोक, जिसका अभी तीसरा संस्करण भी आ चुका है, उसका जो वो नाम लिया गया है, नामकरण हुआ है, वो इस उपन्यास से लिया गया है। और उसका मानी जो अभी शब्दकोशों में उपलब्ध है, चाहे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में देख लो या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देख लो, तो कई सारी मानी में जो सबसे सटीक इस पर है वो गहन अध्ययन करना। तो गहन अध्ययन जो आपको करा दे वो ग्रोक है, और ग्रोक अब चर्चा और विवाद दोनों में आ चुका है। दरअसल ग्रोक एक एआई सहायक है जो सवालों का जवाब देने, समस्याओं को हल करने और विचार मंथन जैसे कार्यों को पूरा करने में मदद करता है, जैसा कि अन्य कृत्रिम मेधा इंजनों से अपेक्षा की जा रही है। चैट जीपीटी एक हुआ, जेमिनाई एक हुआ, परप्लेक्सिटी जो आ गया है अरविंद श्रीनिवास का, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में, वो भी भारतीय उनके। इन सारों के बीच में ही ऐसा ही एक एआई का इंजन है ग्रोक। इसे एलन मस्क की कंपनी XAI ने नवंबर 2023 में लॉन्च किया था। शुरुआती दिनों में इसे प्रीमियम सर्विस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, मतलब जो पैसा देते हैं, ब्लू टिक लेते हैं और अपनी प्रोफाइल को पेड सर्विस के थ्रू चलाते हैं, उन्हीं के लिए शुरुआती तौर पे उपलब्ध था। लेकिन अब ये सभी के लिए मुफ्त में उपलब्ध हो गया है। इसके अब तक 3 वर्जन यानी 3 संस्करण आ चुके हैं। तो अभी जो चर्चा में है वो ग्रोक 3 है। ग्रोक 3 अभी सबसे ताज़ा संस्करण है ग्रोक का। फरवरी 2025 में इसका ये जो तीसरा संस्करण है उसे लॉन्च किया गया था। यह अपने पिछले वर्जन से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, ऐसा माना जाता है। और इसी के लिए आपको बस एक्स पर जाना है। एक्स मतलब जो ट्विटर है पुराना, एक्स पर जाइए। अगर आपका वहाँ पर अकाउंट है तो आपको ग्रोक का चिन्ह या ग्रोक लिखा हुआ शब्द दिख जाएगा। उसका एक चिन्ह भी अलग सा बना हुआ जो आपको वीडियो पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप अपना सवाल लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये ध्वन्यात्मक भी है, ध्वनि को भी समझता है बोले हुए को, तो आप बोलकर भी इससे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप एक्स पर ग्रोक को टैग करते हुए भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसे हम लोगों को टैग करते हैं ट्वीट करते वक्त या पोस्ट करते वक्त, तो आप उसको टैग करते हुए सवाल पूछते हैं
यह AI LLM XAI के सर्वर पर चलता है। LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो इसके बैकग्राउंड में, इसकी पृष्ठभूमि में काम करता है किसी भी इंजन के, और इसी की सबसे ज़्यादा LLMs की सबसे ज़्यादा चर्चा है इन दिनों। और रियल टाइम पर, मतलब तत्काल ही, तुरंत प्रभाव से आपको जवाब देता है। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, और उससे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन्हीं की सबसे ज़्यादा चर्चा है। कभी वो अनाप शनाप उत्तर दे रहा है, या कभी विवादास्पद विषयों पर भी वो जवाब दे रहा है, इसलिए उसको लेकर चर्चा इतनी ज़्यादा है। ग्रोक दरअसल इतनी तेज़ी से चर्चा में कैसे आया, और ग्रोक हिंदी में बोल्ड और देसी अंदाज में जवाब देता है, उसकी क्यों इतनी ज़्यादा चर्चा है, वो समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब आप उससे कोई सवाल करते हैं तो वो अपने जवाब में हाँ भाई मैं AI ही हूँ, या थोड़ी मस्ती कर ली, चिल कर यार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। मतलब उसको केवल एक जो उसके पास अपने डेटा में बहुत सारा सामग्री है, उससे उठाकर जवाब देने के लिए तैयार नहीं किया गया है। जैसे हम कई फिल्मों की डबिंग देखते हैं कि हिंदी में जब उसको डब किया गया है किसी दक्षिण भारत की फिल्म को या हॉलीवुड की अंग्रेज़ी फिल्म को, और उसमें डबिंग के दौरान अगर स्थानीय भाषा का प्रयोग होता है, चिल कर यार, तू निकल ले यहाँ से, भाग यहाँ क्यों आ गया टाइप, तो हमको लगता है कि नहीं यार, ये केवल अंग्रेज़ी की हिंदी नहीं हुई है, ये उसका स्थानीयकरण या लोकलाइजेशन जिसको कहा जाता है वो हुआ है, और वो सही मायने में आपको फिर जोड़ पाती है। कोई फिल्म हो या कोई अनुवाद हो, वो आपको जोड़ पाता है अपने आप से। तो इसलिए ग्रोक में भी उस तरह के प्रयोग हुए हैं, और इसलिए वो इतनी तेज़ी से चर्चा में आया है। उसकी भाषा और टोन दोस्ताना टाइप की होती है, और यही बात उसे दूसरे AI की तुलना में अनोखा बनाती। ChatGPT और जेमिनी में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत सधे हुए संतुलित उत्तर जैसा उनको सिखाया गया है। आपको ये बता दें कि जो हम सर्च इंजन में करते हैं ना, हम लिखते हैं और जवाब आता है, उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि जनरेटिव होता है। मतलब ये केवल ऐसा नहीं है कि कहीं उत्तर रखा है संदर्भ में, आर्काइव में, और उसको ढूंढकर आपको दिखा दे रहा है। वो कई सारे डेटा को जोड़कर अपनी तरीके से उत्तर तैयार करने के लिए माहिर है, इसलिए AI है। तो जिनकी इस तकनीकी पहलू में दिलचस्पी, उनको बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि आपने उत्तर लिखा, पहले से कई सारे उत्तर, उसमें से एक छांटा और उसको आपको दिखा दिया। वो इसीलिए वो कृत्रिम मेधा है, क्योंकि अपना दिमाग लगा रहा है। नकली ही सही, नकली बुद्धि के साथ भी वो आपके सामने है, क्योंकि वो उपलब्ध सारे डेटा में से एक उत्तर को चुनता नहीं है, उस उत्तर को तैयार करता है। ये बड़ा फर्क है जो इसके पहले की तकनीक जिससे हम वाबस्ता हो चुके थे, जिसको उपयोग करने के अभ्यस्त हम हो चुके थे, उसमें और इस नई तकनीक में ये अंतर है। इसीलिए जनरेटिव, जो रियल टाइम पे जनरेट करता है उत्तर, वही इसका अनोखा पक्ष है, दिलचस्प पहलू है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसके जवाबों के स्क्रीनशॉट्स भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, और यूजर्स की उत्सुकता इसे लेकर बढ़ती जा रही है। मीम्स और अन्य चर्चाओं ने इसकी लोकप्रियता को रॉकेट की तेजी से आगे बढ़ाया है। ग्रोक के जवाब देने के तरीके को यूजर एलन मस्क का प्रभाव बता रहे हैं, क्योंकि एलन मस्क भी इसी बिंदास अंदाज में, मस्तीखोरी वाली अंदाज में अपने ट्वीट लगातार करते हैं, X पर पोस्ट करते रहते हैं। तो उनको लगता है कि मस्क की छवि है, और मस्क अब हम जैसा कि जानते हैं कि अधिक शक्तिशाली हो गए हैं पहले से, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं, जिनके पूरे अभियान को, कैंपेन को उन्होंने एक तरीके से संचालित किया। ऐसा दुनिया के अन्य किसी बड़े चुनाव में देखने को नहीं मिलता कि एक उद्योगपति खुलकर, उद्योगपति राजनेताओं का सहयोग करते हैं, पीछे से सहयोग करते हैं, फंडिंग करते हैं। अमेरिका में तो बाकायदा ऑफिशियल डिनर वगैरह होस्ट होते हैं जिसके माध्यम से पैसा जुटाया जाए। पर एलन मस्क तो बिल्कुल खुलकर मंचों पर जाकर पॉडकास्ट करके डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए जिस तरह लगे रहे, और उसके बाद जब जीत हो ही गई है तो अब तो खैर वो सलाहकार भी हैं, डॉज का काम भी देख रहे हैं, और इसीलिए अब वो पहले से ज़्यादा बिंदास और ताकतवर अंदाज में नजर आते हैं। और उनकी जो अलग तरीके से ट्वीट करने की, ऊटपटांग ट्वीट करने की भी जो छवि है, आदत है, उसी का अक्स लोगों को ग्रोक में दिखाई दे रहा है। अब समझना ये है कि जब ये इस तरीके से मस्ती भरी भाषा बोल रहा है, इतना चर्चित हो गया है, मस्क का अक्स उसमें दिखाई दे रहा है। मस्क का अक्स भी बड़ी ज़ोरदार बोलते बोलते मैं बोल गया हूँ, मस्क का अक्स, इसको भी याद रखेंगे। तो मस्क का अक्स उसमें दिख रहा है, तो बवाल क्यों मच गया है? तो समझते हैं कि इसको लेकर बवाल क्यों मचा है। दरअसल कई उपयोगकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रोक बेलगाम है, ये हाँ उच्छृंखल है, बेलगाम है, और अपने जवाबों में अपशब्दों का प्रयोग करता है। अपशब्द मतलब गाली देता है यार, वो गालियाँ मैंने खुद देखी तो मैं दंग रह गया। इनकार भी करता है। हमारी तकनीकी टीम के साथियों ने जब उससे पूछा तुम गाली देते हो, तो उसने कह दिया कि मैं नहीं देता। मतलब झूठा भी है, ग्रोक झूठा भी है, बेलगाम भी है, बदतमीज़ भी है। पहले तो उसने कह दिया मैंने गाली नहीं दी, फिर हमने उसकी गाली का स्क्रीनशॉट दिखा दिया, तो फिर कहने लगा कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा तो मैं औपचारिक नहीं करता। उसके भी हम इस पर स्क्रीनशॉट्स
वीडियो के साथ चला रहे हैं उनको देखिए। सबसे ज़्यादा चर्चा में असल में ग्रोक की ये गालियाँ और इसका बेलगाम बेलोस व्यवहार तब आया जब राजद नेता तेज प्रताप यादव को उसने जवाब दिए थे ग्रोक ने। इसमें ग्रोक ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को होली पर पुलिसकर्मी को नचवाने के बाद सफाई वाले ट्वीट पर गाली दी है। ग्रोक ने उनके ट्वीट पर लिखा, भाईचारा दिखाने का ढोंग मत करो, होली के बहाने सत्ता का रौब झाड़ा, फिर बीजेपी आरएसएस पर इल्जाम लगाते हो। इसके बाद अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब हम तो ना कर सकते ना दिखा सकते, पर इसने तो बाकायदा गाली, अच्छी वाली गंदी वाली गाली दी है भाई। जिसने मिर्ज़ापुर देखी होगी वो इस गाली को पहचानते हैं। मिर्ज़ापुर वाली गालियाँ ग्रोक देने लगे तो हमें भी लगेगा भाई ये क्या कर रहा है, इस तरह का कौन चैटबॉट आ गया ये। तो ये भी सामने आया कि ग्रोक किसी भी नेता और विवादित मुद्दों पर खुलेआम जवाब देता है। तो मतलब एक कृत्रिम मेधा, नकली बुद्धि, कुछ भी कह लीजिए, उससे लैस व्यक्ति मैदान में आ गया है। और जिस तरह इंसान ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, अभिव्यक्त करते हैं खुद को, वो उनको भी जवाब, और ऐसे कर करके वो खुद को ट्रेन भी कर रहा है। और पीछे जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो इस डेटा का पूरा उपयोग उसके एल्गोरिदम को बेहतर करने में, या बेहतर शब्द भी गलत है, जिस दिशा में वो ले जाना चाहते हैं, जी हाँ गंभीर बात है, महीन बात है, समझिए बात को, समझिए, उसी दिशा में वो ले जाएंगे। इसके बहुत सारे खतरनाक पहलू भी हैं, उन पर भी मैं बात करूंगा इसी बात को समझो में। पर मूल मुद्दा ये है कि बड़ा बेलगाम सा है, गालियां देता है। ठेठ मिर्ज़ापुर सीरियल वो जो OTT पर आया ही, अमेजन प्राइम की सीरीज़ बहुत चर्चित रही, उसके टाइप की गालियां देता है। देखा भाई, आप गाली वाली देने में ज़्यादा मत लगवाना, पर गाली देता है और मुकर भी जाता है कि मैं तो गाली नहीं देता। तो फिर ये जानना जरूरी है कि AI की दुनिया क्या OTT के प्लेटफॉर्म जैसी होती जा रही है? क्या हर कोई गाली देता रहेगा? तो ऐसा भी नहीं है। AI को किस तरीके से प्रशिक्षित किया गया है, किस तरह की वर्जनाएं रखी गई हैं, किस तरह के शब्दों का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है, ये सब भी इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपको किस तरह के जवाब देगा। ग्रोक को X पर मौजूदा डेटा से प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया की पोस्ट और बातचीत के ट्रेंड्स भी शामिल हैं। इससे यह इंटरनेट पर ट्रेंडिंग लैंग्वेज और स्लैंग जैसी जानकारियों को समझता है और उसी अंदाज में जवाब देता है। मतलब ये भी है कि ये केवल मस्काक्स नहीं है, ये समाज का और आपके ट्वीट, आप ट्विटर पे गालियां दे रहे हैं तो उन गालियों को पकड़कर वो अपना रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। हालांकि ट्विटर पर उतनी गालियां नहीं है जितनी ज़्यादा तरीके से गाली वाली दे रहा है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर वो सीखेगा कहाँ से? AI वाला भी वो कहेगा यार समाज में गालियाँ चल रही हैं, यही OTT वालों की सफाई है, लोग गाली देते हैं, हम दिखाते हैं, लेकिन कहाँ दिखाना चाहिए, कितना दिखाना चाहिए, खैर बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। ग्रोक को समझते हैं, बात को समझते हैं, और इसीलिए इसके जवाब भी आपत्तिजनक हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी से जो डेटा ट्विटर पर मौजूद है उसको फेंट रहा है, घोंट रहा है, और घोंट फेंट कर अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि ये यूज़र्स के साथ मजाकिया और संवादात्मक तरीके से बात करे, उनसे एक संवाद कायम करे, डायलॉग कायम करे, और इसीलिए ये चैट GPT से या जेमिनी से या परप्लेक्सिटी से अलहदा है। वहाँ पर सीधे सटीक जवाब आते हैं, जितना पूछा वैसा, और उसका एक क्रम है, औपचारिक क्रम है, औपचारिक तरीका है जवाब देने का। लेकिन यहाँ पर उसको अनौपचारिक तरीके से प्रशिक्षित ही किया गया है, उसका अंदाज ही ऐसा रखा गया है। दरअसल इसका जो टोन है वो हिचिकर्स गाइड टू द गैलेक्सी से प्रेरित है, यानी यह ह्यूमर और थोड़ा बगावती यानी मजाकिया और विरोधी तेवरों के साथ जवाब देता है। अगर यूज़र सीधा सवाल पूछता है तो जवाब सीधा होता है, लेकिन अगर यूज़र ने थोड़ी भी अनौपचारिक या तीखी भाषा का प्रयोग किया तो ग्रोक भी उसी लहजे में जवाब देगा। मतलब जैसे को तैसा वाला बंदा है भाई, इसीलिए चर्चा में आ गया। कुछ भी कहो, मस्क ने चीज़ तो ऐसी बना दी कि एकदम मस्त, और उसकी चर्चा ज़बरदस्त, वर्जनाएं होनी चाहिए, उसको लेकर कानूनी लड़ाई भी चालू हो गई है, ये भी समझना जरूरी है। अपशब्द बोलने के मामले में सबसे पहले तो सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, भाई तुम अपने अखाड़े में जो करना करो, हमारे भारत देश के अखाड़े में आके गाली बाली देने का चक्कर नहीं हो। हम जो बोलते गाली गलौज नहीं होना चाहिए, भाई क्यों कर रहे हो? तो दरअसल अपशब्द बोलने के मामले में सरकार की तरफ से भी कदम उठाया गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस मामले के सामने आने के बाद कहा कि वह AI चैटबॉट ग्रोक के हिंदी में अपशब्द बोलने की हालिया घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के संपर्क में है और इस मामले की जांच की जा रही है। मंत्रालय उन कारकों की जांच करेगा जिनके कारण अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन समझना यह जरूरी है कि केवल ये जांच वांच होगी या ये मामला आगे भी बढ़ सकता है। दरअसल विवाद सोशल मीडिया से आगे बढ़कर अब कोर्ट तक पहले ही पहुंच चुका है, ऑलरेडी इन दी कोर्ट। जी हाँ, क्योंकि गुरुवार को एलन मस्क के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी X ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है। अपनी याचिका में X ने गैर कानूनी सामग्री विनिमय और मनमाने ढंग से सेंसरशिप को चुनौती दी है। साथ ही X ने IT अधिनियम की केंद्रीय धारा
79(3)(b) 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 के दुरुपयोग की भी बात कही है। एक्स ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार धारा 69A में लिखी गई कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए समानांतर कंटेंट को रोकने के लिए आईटी अधिनियम की केंद्र धारा 79(3)(b) का दुरुपयोग कर रही है। आईटी अधिनियम दरअसल कहता क्या है जिसका विरोध एक्स ने किया है या उसके दुरुपयोग की बात कही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि आईटी अधिनियम की धारा 79(3)(b) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को न्यायालय के आदेश या सरकारी अधिसूचना द्वारा निर्देशित होने पर अवैध सामग्री को हटाने का आदेश देती है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म 36 घंटों के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है तो उसे धारा 79(1) के तहत अपने बचाव के रास्ते भी वो खो देगा। इतना ही नहीं, उसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जो अब भारतीय न्याय संहिता हो चुकी है, सहित विभिन्न कानूनों के तहत जवाबदेह भी ठहराया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यह है कि अब ये कानूनी लड़ाई की शक्ल ले चुका है। दरअसल अभी जो कुंभ के दौरान दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, उसके लिए जो लोगों ने वीडियो डाले थे, मीडिया हाउसेस ने या व्यक्तिगत रूप से लोगों ने या पत्रकारों ने, उसको लेकर भी एक्स को एक नोटिस रेलवे मंत्रालय की तरफ से मिल चुका है और उस नोटिस में इन सारी लिंक्स को, इन सारे वीडियोस को हटाने के लिए कहा गया है एक्स को। लेकिन उन लिंक्स को हटाने के बजाय एक्स ने ये कानूनी रास्ता अपनाया है और उसका कहना है कि इस धारा का जो कानूनी प्रावधान है उसका दुरुपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब एलन मस्क अगर खुद सरकार को कटघरे में खड़े करने पर उतारू हो गए हैं तो ये लड़ाई उतनी छोटी, उतनी हल्की नहीं रह जाती। दरअसल गंभीर है और बड़ी लड़ाई है और ये लंबी चलेगी। इस सब के बीच में ग्रोक महाराज क्या करेंगे, ग्रोक बाबू क्या कहेंगे, अपने मजाकिया अंदाज या गाली और उस तरह की चुटीली बातों से कहाँ पहुँचेंगे ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि लोगों ने जिस तरह के सवाल ग्रोक पर पूछे हैं उससे ये भी पता लगता है कि वो ग्रोक को पिन चुभा चुभा कर उस दिशा में भी ले जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो खुद सोचते हैं या उनको जवाब अन्य जगहों से नहीं मिलते। मैंने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखी थी, तो लोगों ने कहा कि नहीं मीडिया नहीं बताता तो ग्रोक बताएगा। ये और भी खतरनाक प्रवृत्ति है। अगर हमको ये लगता है कि ग्रोक या चैट जीपीटी या जेमिनाई या परप्लेक्सिटी नए ज़माने के भगवान हैं और वो जो कह देंगे वही अंतिम सत्य है, तो ये बहुत खतरनाक है। मीडिया में दिक्कतें हो सकती है, हर विधा में, हर जगह पर समाज में दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों के साथ भी समाज इसलिए चलता है कि अच्छे को बुरे से बैलेंस, बुरे को अच्छे से बैलेंस किया जाता है। कोई बुरा कर रहा है तो अच्छा करने वाले भी बहुत तेरे लोग होते हैं। किसी ने आपको एक पक्ष बताया है तो किसी दूसरे ने दूसरा पक्ष भी बता दिया है। लेकिन अभी भी आप गूगल पर जब सर्च करते हैं तो जब आप सर्च वर्ड लिखते हैं तो उसके नीचे बहुत सारी लिंक्स आती हैं। आजकल वो खुद भी कुछ जो सुझाव देता है जवाब के, ये एआई के चैटबॉट के अंदाज में, लेकिन फिर भी आपके पास सैकड़ों लिंक्स होती हैं उपलब्ध सामग्री पर। आप उनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक करने को और उस सामग्री को पढ़ने को स्वतंत्र हैं। लेकिन चैटबॉट्स में, जो नए एआई चैटबॉट्स हैं, उसमें दिक्कत ये है कि वो जो बता रहा है वो कहीं से भी इकट्ठा करके कुछ भी बता रहा हो, जिस तरह का उसका प्रशिक्षण है वो बताएगा। लेकिन अगर वो अंतिम सत्य बन गया और हमें उसी को सही मानने की आदत पड़ गई तो फिर अब हमको ये समझ में आता है कि इस एआई के जो सबसे पहले के जनक और प्रयोगकर्ता हैं सैम अल्टमैन, जिन्होंने ओपन एआई के तहत चैट जीपीटी को रचा है, उन्होंने एक समय में एक पत्रकार को इस एआई को द मैनहट्टन प्रोजेक्ट से भी ज़्यादा खतरनाक क्यों कहा था। जी हाँ, ये संदर्भ बहुत ज़रूरी है ग्रोक को समझते वक्त। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दरअसल जो परमाणु बम अमेरिका ने बनाया था और हिरोशिमा और नागासाकी में जापान पर गिराया था युद्ध के दौरान, वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था जिसने मानवता को तहस नहस करने के लिए एक विध्वंसक हथियार दुनिया के सामने दिया था। और वैसे ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसा इस पूरे एआई को, कृत्रिम मेधा को अगर सैम अल्टमैन ने एक समय में कहा था तो अब उसके जो उपयोग सामने आ रहे हैं उससे पता लगता है कि ऐसा क्यों कहा था। जितना ये तकनीक फ़ायदेमंद हो सकती है पूरे मानव समाज के लिए, उतनी ही ये खतरनाक भी हो सकती है। इस तरह की दुधारी तलवार का इस्तेमाल करते वक्त हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमने तकनीक को अपनाने में पहले भी कुछ गलतियां की हैं, आगे वो गलतियां नहीं हों, ये समझना पड़ेगा। बहरहाल बात को समझो में ग्रोक के बारे में इतना ही। बड़ी दिलचस्प जानकारी इसको समझने में मिली। मंगल ग्रह से एक शब्द तो आया जो हम लोग मनुष्य अब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सचमुच में तो मनुष्य ने ही रचा है, उपन्यासकार की इजाद है। उसने कहा कि मंगल ग्रह का व्यक्ति इस शब्द का उपयोग करता है। ये तो मजाकिया बात है कि शब्द मंगल ग्रह से आया, लेकिन हाँ, उसको बाकायदा डिक्शनरीज में, शब्दकोश में अपना लिया गया है। और ग्रोक अगर गहन अध्ययन की बात कहता है तो हमें भी ग्रोक का गहन अध्ययन करते रहना चाहिए। ग्रोक को लेकर या अन्य ऐसे ही दिलचस्प विषयों को लेकर लिए
जो भी अधिक आपको जानना है आप देखते रहिए amarujala.com। अभी के लिए इतना ही, लेकिन ग्रोक पर हमारी निगाह सतत बनी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।